The question is not who is going to let me. The question is who is going to stop me. Okay. So apply this to your life. It does not matter कि आपको कौन हेल्प कर रहा है, कौन आप पे बिलीव कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. That thing does not matter. What matters is आपको कोई रोक ना सके. No one should be able to stop you. No one should be able to force their opinion आपके ऊपर. उन सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. So believe in yourself. With this let's start. We were doing PT 365 पॉलिटी. एक वीडियो हमने ऑलरेडी देख लिया है जिसमें हमने इन डिटेल काफ़ी चीज़ें देखी थी. जैसा आप देख रहे हो एनसर्कल जो आर्टिकल 25 एंड 26 वो भी हमने साथ में लिया था. ओके. केशव नंदा भारती केस की हम बात कर रहे थे. हम थोड़ा सा ही नीचे पहुंचे थे उतने में हमारा वीडियो हो गया था क्योंकि हम एडिशनली बहुत चीज़ें और करने लग गए. तो डोंट वरी, अभी वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग स्लोली बट वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो ऐसा नहीं रहेगा कि करने के बाद भी आपकी बहुत चीज़ें बच गई. ओके, दैट आई कैन अश्योर यू. साथ ही सी सैट का सीरीज इज ऑल्सो लाइव. ओके, सी सैट के इसमें हम क्वेश्चंस देख रहे हैं इन डिटेल. एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी, हर क्वेश्चन को करने का तरीका भी, जिससे कि आपका एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप हो, आप खुद से आंसर्स निकाल पाएँ. क्योंकि 23 का पेपर कुछ ऐसा था कि सिंगल कॉन्सेप्ट से कई आंसर नहीं निकल रहे थे. आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके निकलेंगे. ठीक है, तो सी सेट का ऑलरेडी है प्लेलिस्ट, चल रहा है उसका वीडियो भी. आपको इसी चैनल के जाएंगे आप, प्लेलिस्ट में ऑप्शन होता है इस चैनल का, आप नीचे जो आइकन आ रहा होगा उस पर क्लिक करेंगे, पेज खुलेगा, प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे, आपको एक दिख जाएगा सिविल सर्विस 2024 प्रीलिम्स का प्लेलिस्ट. ठीक है, सी सैट के लिए. साथ ही जीएस का भी हम कर रहे हैं क्वेश्चंस, बट सी सैट का हम थ्योरी व्योरी सब ले रहे हैं. क्रैश कोर्स विल ऑल्सो बी लाइव फॉर यू, बट यहाँ पे हम यूट्यूब पे भी सब करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सर. एक बार मैं ज़रा सा ऊपर लूँगा आने के लिए वापस टॉपिक पे. हम क्या कर रहे थे, केशव बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात कर रहे थे, केशव नंद भारती केस 1973. ओके, हमने आर्टिकल 25 26 भी डिटेल में डिस्कस किया था. नाउ the case was heard by the largest ever bench, that is 13 judges का bench of the Supreme Court, केशव नंद भारती केस. ओके, सो रिमेंबर दिस डिटेल. लार्जेस्ट एवर बेंच था कितना, 13 जजेस का. इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, upholding the validity of the 24th Constitutional Amendment Act of the Supreme Court held that Parliament had the power to amend any or all provisions of the Constitution. क्या बात, कौन क्या बोलता है, कौन बात बोलता है इस बारे में, दैट इज क्यों क्या कौन क्या 24th Constitutional Amendment बात करता है इस बारे में. ठीक है, क्या पार्लियामेंट के पास हैड द पावर्स टू अमेंड एनी और ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. ओके, नाउ जैसा हमारे लेटर बॉक्स यहाँ है, लेटर बॉक्स खोलते हैं सर. क्या चीज़ है लेटर बॉक्स में, दैट वी हैव टू डू, दैट इज व्हाट 24th Constitutional Amendment Act affirmed the power of Parliament to amend any part of the Constitution including the fundamental right. जो अभी हमने देखा कि राइट है पार्लियामेंट के पास कुछ भी चीज़ को अमेंड करने का, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट. Now made it compulsory for the president to give his assent to a constitutional amendment bill. दूसरी चीज़ क्या हुई 24th Constitutional Amendment Act में, प्रेसिडेंट के लिए सर कंपलसरी हो गया अपना एसेंट देना, उनको अप्रूवल देना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए. ठीक है, क्या चीज़, प्रेसिडेंट का जो है अप्रूवल लगेगा, उन्हें एसेंट देना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकेंड थिंग इज फंडामेंटल राइट्स वगैरह किसी भी चीज़ पे चेंजेस कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं. अमेंडस चेंजेस कौन, पार्लियामेंट सर, पार्लियामेंट की बात की है ये हमने. ओके, नाउ वापस हम आएंगे नीचे वाले पैराग्राफ पे. लेट्स डू दिस फर्स्ट. अर्लियर इन गोलकनाथ केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 was not unlimited and that the fundamental rights guaranteed under the constitution could not be abrogated or abridged by constitutional amendment. क्या बोल रहा है ये, गोलकनाथ जो केस था 1967 का, उसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, जो पावर है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन, किस में अमेंड होता है, अंडर आर्टिकल 368. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की भी तरीके हैं. ठीक है, रेटिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए स्टेट से, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, वो हम देखेंगे आगे क्या होता है सिंपल स्पेशल मेजॉरिटी. बट
वॉज नॉट अनलिमिटेड, ऐसा नहीं था ऐसे इसमें बात हो रही है कि अनलिमिटेड पावर है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स में भी कर सकते हैं। अर्लियर दैट वॉज नॉट दी केस। ठीक है, तो इतना बस है गोलकनाथ केस में। अब एक बार हम ऊपर आते हैं, हमारा एक लेटर बॉक्स जो बचा है वो एक बार खोल लें। ओके, हमने यहाँ एक और लेटर बॉक्स दिया हुआ है सर, लेट्स मूव इट नाउ। हमने 25 26 आर्टिकल देखा था, क्या देखा था इनमें, एक मैंने फैक्ट जो बताया था, फर्स्टली हमने देखा था C3P, कंसाइंस, प्रोफेस, प्रोपगेट, है ना, ये सब चीज़ों की हमने बात की थी। साथ ही 26 में हमने क्या बात की, 26 बात करता है रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में, जो सेक्शंस हैं। फिर हमने बात की थी रामकृष्ण किशन, आनंद मार्ग, ये सब किसके अंदर है, हिंदू रिलीजन के अंदर ही डिनोमिनेशन है, और बिंदु सोसाइटी नहीं है, और वो विले, राइट, हमने उसके बारे में बात की थी। सेकेंडली हमने क्या फैक्ट याद किया था कि 25 जो है, आर्टिकल 25 वो बात करता है इंडिविजुअल के राइट की, मेरे राइट की बात कर रहा है वो, कंसाइंस की, प्रोफेस की, ठीक है, रिलीजियस के बारे में। बट 26 क्या बात कर रहा है, 26 बात कर रहा है रिलीजियस डिनोमिनेशन, उनके बारे में बात करता है कि भैया मैं मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, अपने हिसाब से रिलीजियस अफेयर्स ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, ठीक है, ऑल ऑफ दैट। ओके, तो हमने बात करी थी। उसके बाद हमारे पास था आर्टिकल 31। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 कंसिस्ट ऑफ टू क्लॉज। आर्टिकल 31 की बात करें अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें दो क्लॉज हैं। द फर्स्ट क्लॉज डील विद द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द स्टेट, ठीक है, while the second clause deals with the compensation to be paid to the owner of the property। दो क्लॉज हैं आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949, इसमें क्या है, दो क्लॉज हैं सर। फर्स्ट क्लॉज किस बारे में बात करता है, डील करता है एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, स्टेट जो एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी करेगा उस बारे में बात करता है। सेकेंड क्लॉज क्या है, ये बात करता है जो कंपनसेशन मिलेगा, अगर मैंने आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो मैंने कन्फिस्केट कर ली कि यार मेरे को कुछ काम करना है, हाईवे वाईवे बनाना है कोई स्टेट का, या कुछ भी मुझे करना है, कुछ कम्युनिटी सेंटर बनाना है, कुछ मैं सोच रहा हूँ इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अच्छा रहेगा, कुछ भी मुझे काम करना था, मैंने आपका लैंड ले लिया, उसके लिए मुझे कुछ आपको पे करना पड़ेगा, राइट, मैं आपको पैसा दूंगा, कॉम्पनसेशन दूंगा। तो जो सेकेंड क्लॉज है वो किस बारे में बात करता है, कॉम्पनसेशन जो दिया जाएगा ओनर को उस प्रॉपर्टी के लिए। फर्स्ट क्लॉज जो एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा उस बारे में बात करता है। नाउ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 31 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट no person shall be deprived of his property except by authority of law, ठीक है, the means this means that the state can acquire property only by enacting a law that provides for such acquisition. The law must be valid law, which means that it must be within the legislative competence of the authority that enacts it। आप ऐसे ही उठ के नहीं आ सकते कि भैया मेरे को तो दे दो, मेरे को चाहिए, अब तो फर्क नहीं पड़ता, ऐसे नहीं होगा सर। दैट शुड बी एज पर द लॉ विद इन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस होना चाहिए जो भी अथॉरिटी है उसकी। क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 31 क्या बोलता है, जब स्टेट एक्वायर करेगा ऐसी प्रॉपर्टी को तो उसे कॉम्पनसेशन देना है ओनर को। इट मस्ट पे कॉम्पनसेशन टू दी ओनर। द कॉम्पनसेशन मस्ट बी फेयर एंड जस्ट अमाउंट। जस्ट क्या है, मतलब बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनबायस्ड होना चाहिए, फेयर होना चाहिए अमाउंट, डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन द लॉ। जो भी प्रिंसिपल है जो लॉ में लिखे हैं उनके हिसाब से होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, फेयर होना चाहिए वो जो कंपनसेशन दिया जा रहा है ओनर को फॉर एक्विजिशन ऑफ दैट लैंड। द लॉ मस्ट प्रोवाइड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन एंड द प्रिंसिपल्स ऑन विच इट इज बेस्ड, ठीक है, प्रोवाइड करेगा क्या, डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन करना अमाउंट जो भी कंपनसेशन का होना चाहिए। नाउ वन मोर थिंग दैट इज 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हुआ। कब, 1978, याद रखना है 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, राइट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं ये आप बताओ इन दी कमेंट सेक्शन। नाउ 44th आगे है इसलिए हमने इसमें ले लिया है। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू आर्टिकल 31। कुछ चेंजेस लाया 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में हो। ईयर भी याद रखना है, ईयर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, किस ईयर में बोला हुआ है, 44th 1978 में,
ठीक है, सिग्निफिकेंट चेंजेस किसमें आर्टिकल 31 में लाया, द अमेंडमेंट डिलीटेड बोथ क्लॉज ऑफ आर्टिकल 31। ठीक है, दोनों जो क्लॉज थे जो हम बात कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन देगा भैया, बाय लॉ होना चाहिए, लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड ये वो सभी गायब कर दिया। द अमेंडमेंट डिलीटेड बोथ क्लॉज ऑफ आर्टिकल 31 एंड रिप्लेस कर दिया उससे किससे, विद अ न्यू प्रोविजन। जो हमने बात की अभी लास्ट वीडियो में, क्या बात की थी मैंने, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। अर्लियर दैट वाज अ फंडामेंटल राइट, नाउ क्या है वो, प्रॉपर्टी किस बारे में आता है, लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। सो रिप्लेस कर दिया गया किससे, आर्टिकल 300A से, जो दोनों क्लॉजेज हैं आर्टिकल 31 के वो। आर्टिकल 300A provides that no person shall be deprived of his property except by authority of law. The state can acquire property for public purpose, but it must be what, compensation देना पड़ेगा, it must pay compensation that is just and fair। जो वही चीज़ें थी अपने 31 में, जो क्लॉज थे 31 से हट गया, अब फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा, बट आर्टिकल 44 का 1978 का, उसमें क्या आया चेंज, ये हटा के 31 को रिप्लेस कर दिया किससे, 300A से। जो हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ अ लीगल राइट। 300A पहले आया हुआ है, 300A इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। 300A में राइट टू प्रॉपर्टी अब उसमें आ गया है, क्या बोलता है वही चीज़ कि आर्टिकल 300A क्या बोलता है, एक पर्सन जो है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ होना चाहिए, जिससे अगर आप कर भी रहे हो तो वो ऐसे ही नहीं आप हटा सकते। सेकेंडली, स्टेट को देना पड़ेगा, रिक्वायर कर रहा है प्रॉपर्टी तो पब्लिक पर्पज़ वगैरह के लिए, तो आपको देना पड़ेगा कंपनसेशन। और जो कंपनसेशन है वो ऐसा नहीं कि भैया ले लो, हाँ दाम में नहीं दे रहे हो आप, ठीक है, ये राइट मुझे लॉ देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि मुझे मिलना चाहिए मेरा कंपनसेशन इफ़ यू आर टेकिंग माई लैंड। ओके, इफ़ यू आर टेकिंग माई लैंड। ओके, सो जोक्स अपार्ट, आर्टिकल 300A याद रखना है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ओके, तो हम यहाँ पूरा पोस्टमार्टम कर चुके हैं चीज़ों का। नाउ लेट्स कम टू दिस टेबल, इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, किस तरीके से क्या चेंजेस हुए हैं, एक बार लेट्स क्विकली सी दैट। तो ए के गोपालन केस 1950। अभी नाम आप थोड़े याद रखना, जिससे कि आपको याद रहे कि किस चीज़ से रिलेटेड है एटलीस्ट, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तब नाम आता है इनका। ए के गोपालन केस 1950। देन पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। देन 1951 में शंकरी प्रसाद केस। उसके बाद हम कहाँ पहुँचे, 65 में सज्जन सिंह केस। फिर हम आए गोलकनाथ केस, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आए तो हमें यहाँ पे भी जाना होगा, गोलकनाथ केस पे अगर आए। आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट, अमेंडिंग पावर नहीं देती है पार्लियामेंट को आर्टिकल 368। ठीक है, जब हम बात करते हैं अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो किस में है, 368 में ही है। ओके, देन फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। फंडामेंटल राइट्स है वो आप नहीं अमेंड कर सकते, कौन है आप, पार्लियामेंट। जब हम बात करते हैं गोलकनाथ केस 1967 की। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम 1971 में। अब इसमें ऊपर भी जाएंगे 24 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और नीचे भी आएंगे। नीचे क्या है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर लिमिटेड, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स और लिमिटेड है और पार्लियामेंट कर सकता है भैया, अमेंड कर सकता है, चेंजेस ला सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, सीधी बात ये है कि आई एम वेरी पावरफुल, आई कैन ब्रिंग चेंजेस। नाउ आर 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 24th हमने देखा भी अभी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13, सो पार्लियामेंट कैन अमेंड इट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये लॉ नहीं है आर्टिकल 13 के अंडर, सो पार्लियामेंट कैन अमेंड इट। नाउ जब हम बात करते हैं इस बारे में तो अगेन वील गो टू आवर फ्रेंड, हु इज आवर फ्रेंड, आवर फ्रेंड इज आवर बाइबल, दैट इज लक्ष्मीकांत। फॉर पॉलिटी इट इज आवर बाइबल। सो नाउ आर्टिकल 13 की इसमें बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉट law under article 13, so parliament can amend it. Now what is this article 13, इसका क्यों इतना रिलेवेंस है भैया, तो article 13 declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void। ठीक है, this is our article 13
जो भी लॉज हैं जो भी इनकन्सिस्टेंट है with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void. In other words, it expressively provides for the doctrine of judicial review. ठीक है, जुडिशरीज अपने प्रोटेक्ट कर रहा है ना, हमें शील्ड की तरह काम कर रहा है बहुत चीज़ों के लिए. तो it provides for the doctrine of judicial review. First thing, this power has been conferred on the Supreme Court, Article 32 and High Courts 226. सुप्रीम कोर्ट को किससे मिल रही है ये? आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 226. दैट कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड. किस पे? ऑन ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. कि आप उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे बॉस. और ये राइट कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये राइट देता है इन दोनों को. आर्टिकल 32 देता है सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 226 देता है हाई कोर्ट को, जो हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की. नाउ हमने क्या बोला? डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट. नाउ द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 हैज बीन गिवन अ वाइड कॉनोटेशन. क्या है इस चीज़ में? अब लॉ की जो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 13 में, तो इसमें है परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. जो भी परमानेंट लॉज हैं, ठीक है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के वो. साथ ही टेम्परेरी लॉज लाइक ऑर्डिनेंसेस. ऑर्डिनेंस कौन इशू करता है? प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर स्टेट में. तो ऑर्डिनेंसेस जो है टेम्परेरी वो चीज़ें. साथ ही स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मतलब ऑर्डर, बायलॉज, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ये सब. एंड लास्टली नॉन लेजिस्लेटिव रिसोर्सेज, सोर्सेज ऑफ लॉ, दैट इज कस्टमर यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ. अर्थात लास्ट लाइन जो हमें याद रखनी है वो है आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ एंड हेंस कैन नॉट बी चैलेंज. क्या बोलता है? आर्टिकल 13 डिक्लेयर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है ये लॉ नहीं है और इसलिए आप चैलेंज नहीं कर सकते आर्टिकल 368 को. ठीक है, तो ये ऐसे कुछ हम फैक्ट्स देखते रहेंगे क्योंकि अभी हम क्या बात कर रहे हैं? बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. आई टेक वन मोर स्टेटमेंट. अब बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ओके, इसलिए मैं अगर इधर आता हूँ तो मैं बहुत चीज़ें फिर पढ़ने लग जाता हूँ. हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, किस टाइम पे? केशवानंद भारती केस की हमने अभी भी बात की. केशवानंद भारती केस के टाइम पे दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट. जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है हम चैलेंज कर सकते हैं इसको कब? अगर ये ऐसा है कि वायलेट करता है, ये गलत ठहराता है किसको, इससे हार्म होता है किसको? अपने फंडामेंटल राइट को. दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. फंडामेंटल राइट्स जो फॉर्म करता है क्या? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट करता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड अगर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के तो कैन डिक्लेयर्ड एज वॉइड. आप नहीं छेड़ सकते भैया, बेसिक स्ट्रक्चर का है ये, फंडामेंटल राइट्स के अंडर आ जाता है. ये है सीधी बात. ओके, तो बीच में हम बुक लेते रहेंगे जो चीज़ें हमें डिटेल में अच्छे से देखनी है उनके लिए. वापस आ जाते हैं इधर. हम यहाँ पे थे 25th के बारे में बात करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 2 सेक्शन 3 कर्टेल्ड राइट टू प्रॉपर्टी विद ड्यू कॉम्पनसेशन. इतनी देर हम वही बात कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन चाहिए भैया. सेक्शन 3 प्रेसिडेंस ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ओवर फंडामेंटल राइट्स. ओके, देन टू कवे स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू फॉर 39B एंड 39C. ये अब हम आगे देखेंगे वरना हम इस फर्स्ट पैराग्राफ पे ही रह जाएंगे. Although I'm not at all avoiding this. वापस आ जाएगा 1971 का 1973, दैट इज केशवानंद भारती, जिसकी हमने काफ़ी बात कर ली. ओके, देन हम यहाँ आ गए थे गोलकनाथ तक, हमने स्टेटमेंट देखा था. नीचे आ जाते हैं, इस पैराग्राफ को खत्म करते हैं. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो हमने अभी जब बुक हम देख रहे थे तब भी हमने बात की पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की. द कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है. क्या? जुडिशियल रिव्यू. जुडिशरी भैया हमें प्रोटेक्ट करेगी, शील्ड की तरह काम करेगी. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ किसका? बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी आता है कई बार क्वेश्चन में. इससे आप क्या समझते हैं? अदर जजमेंट्स. सुप्रीम कोर्ट upheld that 25th and 29th Constitutional Amendment Act except for the parts that curtail its power of judicial review and asserted the preamble
इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस अमेंडेबल। प्रियम्बल का भी हम देखेंगे आगे, जो डिफरेंट केसेस आए उनमें किसी में बोला गया कि भैया प्रियम्बल अमेंड हो सकता है, किसी में बोला भैया प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर बोल दिया अमेंड हो सकता है नहीं हो सकता, बहुत बार चीज़ें आ गई। तो प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस अमेंडेबल। बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके साथ आप छेड़छाड़ सर नहीं कर सकते, उसके साथ यू कैन नॉट प्ले, उसमें आप गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है। ऊपर भी स्टेटमेंट एक बार हम फिर से देखते हैं, हाउएवर सच अमेंडमेंट शुड नॉट ऑल्टर, डैमेज और डिस्ट्रॉय द एसेंशियल फीचर्स और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ जो मैंने चीज़ बोली क्या कि अब क्या क्या चीज़ें आती हैं जब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की, तो दीज आर चीज़ें, ओके, बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं दैट आर प्रेजेंटली पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट इज सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। India is sovereign, there is no doubt about that, right? So first is sovereignty of India. You cannot be like sovereignty हटा दो सर, नहीं हटा सकते भैया, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। Then essential features of the individual freedoms secured to the citizens. Mandate to build a welfare state. welfare state की बात करते हैं हम हमेशा, तो बिल्ड करना एक वेलफेयर स्टेट। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर रहेगा हमेशा। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या है, रिपब्लिक है हम, हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो कैसा है, इलेक्टेड होता है, सीधा नहीं बैठ गया है भैया, राजा वाजा वाला अभी नहीं है ना काम, रिपब्लिकन है, वी आर नॉट मोनार्की, डेमोक्रेटिक है, ठीक है, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, साथ ही सेक्युलर एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, किसमें क्या है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो सेक्युलर एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अगेन क्या, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। देन आफ्टर दैट सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। अब इस पे मैं थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये आया है पहले एग्जाम में, अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर। सो द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे सर सेपरेशन ऑफ पावर की बात होती है, जहाँ दिया हुआ है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब लेट्स ओपन आवर मैजिक बॉक्स, वी कॉल इट मैजिक बॉक्स। तो आर्टिकल 50 में बात होती है ये डीपीएसपी में, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। ये याद रखना है अच्छे से, आर्टिकल 50 ये याद रखना है, ना रहे तब भी इट्स फाइन, याद रहे तो इट्स वेल एंड गुड। हाफ सेंचुरी 50, विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी मारी, 50 हाफ सेंचुरी मारी तो चीज़ें अलग हो गई, कौन अलग हो गया, जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव अलग हो गया, ठीक है, विराट की हाफ सेंचुरी से। तो इस तरीके से याद रख लेना, आर्टिकल 50 जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव अलग हुआ है, किसमें, ये डीपीएसपी में है। अगर आपको नहीं पता है पहले से तो द चांसेस आर वेरी रेयर कि आप डीपीएसपी को चूज करोगे, ओके, बिकॉज आपको लगेगा यार इसमें सब ज्ञान वाली बातें, इसमें तो नहीं होगा। सेपरेशन ऑफ पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अगेन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट और इंक्लूड्स किसमें, द बेसिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं। देन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, प्रियम्बल में भी बात करते हैं, राइट, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू मल्टीपल टाइम्स हमने देखा। देन हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, इनके बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना, किसके, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच में। सो दीज आर व्हाट, बेसिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं। इन द नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि अभी यू मस्ट बी फीलिंग दैट द स्पीड इज रियली स्लो, बट इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर, इन ऑर्डर टू कंज्यूम मोर एंड मोर थिंग्स, जिससे आप जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ, यहाँ पे आपको फिर से रिवाइज ना करना पड़े कि यार ये चीज़ बच गई वो चीज़ बच गई, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम चीज़ें अभी हो जाएँ। विद टाइम जब आगे बढ़ेंगे तो हमने जो टाइम लगाया है इतना सारा, आई एम नॉट गोइंग टू से कि वेस्ट किया है, बट लगाया हमने 25-26 पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। इसमें अमेंडमेंट देके साथ ही जो पहले डिस्कस किया था उसकी बात की, राइट, आर्टिकल 31 की बात की, फिर आर्टिकल 300A की बात की, राइट टू प्रॉपर्टी वाला, कि अब कैसे आई कॉम्पनसेशन की बात की, एक्विजिशन ऑफ लैंड अगर हो रहा है, स्टेट कर रहा है, तो इसलिए भी टाइम लग रहा है। बाद में चीज़ें हमने ऑलरेडी कर ली होंगी, तो हमारे पास बस काम बचेगा
इस चीज़ को, जो भी कंटेंट है, इसे बस अच्छे से समझ लेना, ठीक है, याद रख लेना, एंड दैट इज़ आर गुड फॉर एग्जाम. नाउ in the next we'll start with the basic structure doctrine. So that's it for today. Thank you.